हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग इस लेक्चर में सर्कुलेशन शुरू करने जा रहे हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलेशन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो ब्लड हो सकते हैं हम लोग के हायर ऑर्गेनिज्म में, लिम्फ हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में। तो सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि सब्सटेंस का एक्सचेंज करना, यानी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक सब्सटेंस का पहुंचाना। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म में स्पॉन्ज की बात करें और सेलेन ट्रेट्स की बात करें, तो इन सब में जो सर्कुलेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। और हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू होता है सर्कुलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, फिर लिम्फ पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो ब्लड की बात करें तो ब्लड दो चीज़ से बना है। एक प्लाज्मा जो 55% ब्लड को कवर करता है, 55% ऑफ द ब्लड बना हुआ है किससे? प्लाज्मा से। और दूसरा एलिमेंट्स जो 45% ब्लड एलिमेंट्स से बना है। ठीक, तो ब्लड में प्लाज्मा भी है, एलिमेंट्स भी है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा किससे बना है? वाटर से, प्रोटीन से, मिनरल से और कुछ ट्रांजिट सब्सटेंस, जैसे जो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होते रहते हैं हमेशा। जैसे हम लोग के ब्लड में हमेशा शुगर रहेगा, क्या क्या रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा, लिपिड रहेगा, जो डाइजेस्टेड हो गए हैं, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गए हैं, जो फूड ब्रेकडाउन हो गए हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, वो सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट जाएंगे, तभी तो सारे सेल्स जो है हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उससे फूड मिलेगा। तो ट्रांजिट सब्सटेंस भी रहते हैं और वो किस में रहते हैं? प्लाज्मा में रहते हैं। तो कौन? ग्लूकोज हो सकते हैं, एमिनो एसिड हो सकते हैं ब्लड में, लिपिड्स हो सकते हैं। ठीक, मिनरल्स भी रहते हैं कुछ। मिनरल्स की बात करें, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। ठीक, ये सब कुछ आयंस रहते हैं मिनरल्स के फॉर्म में प्लाज्मा में। फिर प्रोटीन भी रहते हैं। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ये सारे प्रोटीन रहते हैं। और प्लाज्मा में सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वाटर का बना होता है। 92% जो है वाटर रहते हैं प्लाज्मा में। ठीक, एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स में आपको एरिथ्रोसाइट्स जिसे आरबीसी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। ठीक, तो अब ल्यूकोसाइट्स की बात करें, ल्यूकोसाइट्स दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, ग्रेन्युलोसाइट्स में आपको न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक, तो आखिर एक एक करके अब बात करें, हम लोग डिटेल में बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। ये पूरा डिटेल ब्लड का जो है ये कंपोजिशन है। ब्लड इस चीज़ से मिलकर बना है, प्लाज्मा से, एलिमेंट से। प्लाज्मा 55%, एलिमेंट 45%। ठीक, एलिमेंट्स तीन तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसका नाम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ठीक, और डब्ल्यूबीसी दो तरह से, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल, ये सारे, और डब्ल्यूबीसी है, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट दो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की बात करें, लिम्फोसाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। ठीक, और प्लाज्मा में वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट रहते हैं, फिर प्रोटीन रहते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और मिनरल्स रहते हैं कुछ, और कुछ ट्रांजिट सब्सटेंस रहते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करते हैं इस ब्लड के कंपोजिशन का। अब हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो हम लोग देख रहे थे प्लाज्मा बना है वाटर से, प्रोटीन से, मिनरल से, ठीक, ट्रांजिट सब्सटेंस से। तो प्रोटीन जो है, ये तीन प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। तो फाइब्रिनोजेन की बात करें तो ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, ठीक, और ग्लोब्यूलिन्स की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। ठीक, और एल्ब्यूमिन्स की अगर बात करें हैं, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। ठीक,
और जैसा कि हम बता रहे थे कि प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा है और इस प्लाज्मा में जो वाटर है, वाटर 90 to 92% होते हैं और प्रोटीन 6 to 8% होंगे, ठीक। और बाकी 1% में सारे मिनरल्स और वो ट्रांजिट सब्सटेंस आ गए, ठीक। और इसी प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को सीरम भी कहा जाता है, लेकिन सीरम कब कहेंगे? जब उस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो, फाइब्रिनोजेन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है ये नहीं हो, तो इसमें लिख सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। यानी प्लाज्मा अगर बिना क्लॉटिंग फैक्टर के मिले तो उसे क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है, ठीक। तो ये प्लाज्मा था। अब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी बोला जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स या कर्पसल्स, इसकी काउंट जो है ब्लड में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में। किसके? ब्लड के। पूरे ब्लड में इसका काउंट कितना होता है? एक पूरे ब्लड में नहीं, ब्लड माने ब्लड इतना ब्लड होना चाहिए, 1 मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए ब्लड। उस ब्लड में कितना काउंट होता है आरबीसी का? 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं और 6 जीरो का मतलब क्या होता है? 10 लाख, ठीक। तो कितना हो गया? 50 लाख टू 55 लाख तक होते हैं काउंट किसके? आरबीसी के, ठीक। आरबीसी की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक। और ये इसका शेप की बात करें तो ये बाई कनकेव होते हैं। बाई कनकेव आप जैसे मिरर पढ़े होंगे 10th में, वहाँ बाई कनकेव कुछ ऐसा ही रहता है। तो टैबलेट भी देखे होंगे कुछ बाई कनकेव, जैसे एक राउंड सर्कुलर टैबलेट होता है, उसमें देखिएगा इधर से भी धंसे हुए रहते हैं, इधर से भी धंसे हुए रहते हैं। तो वैसा शेप को बाई कनकेव बोला जाता है, यानी दोनों तरफ से केव, गुफा की तरफ यानी धंसा हुआ, तो उस शेप का होता है आरबीसी, ठीक। और ये रेड कलर का होता है, क्यों? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और इसको शॉर्ट में एचबी बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? आयरन होते हैं, आयरन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, इसी कारण रेड कलर होता है और इसी कारण हीमोग्लोबिन इसे बोला जाता है, ठीक है। और एक हेल्दी एडल्ट की बात करें, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी जो है 12 से 16 ग्राम होंगे पर 100 ml ब्लड में, ठीक। 100 ml अगर ब्लड लें तो उसमें आरबीसी का काउंट कितना होगा? 12 से 16 ग्राम होगा, ठीक। आरबीसी हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होंगे, ठीक। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बाई कनकेव होते हैं, ठीक। और आगे बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी जो इसका जो जिंदा रहने का जो समय होता है वो लगभग 120 डेज का होता है लाइफ स्पैन, यानी 120 दिन में ये हर आरबीसी डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। और डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन में, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लीन में। और इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड, ग्रेव यार्ड किसका? आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो आरबीसी का, ठीक। आरबीसी का ग्रेव यार्ड होता है, ठीक। तो यहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में और बनते कहाँ हैं? रेड बोन मैरो में। यही आरबीसी
फिर बनेंगे कहाँ पे, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ठीक, यहाँ बनते हैं। ठीक, ये हैं आरबीसी। पहले हम लोग बात किए हैं एरिथ्रोसाइट्स की, जो क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो इसमें न्यूक्लियस होंगे और ये कलरफुल होंगे, सॉरी कलरलेस। ये कलर्ड होते हैं रेड कलर, और ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक, इसमें कोई कलर नहीं होगा। और इसकी काउंट की बात करें तो 6000 के यानी 1000 होता है, 6000 to 8000 काउंट होता है ब्लड में पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक, इसमें न्यूट्रोफिल की बात करें, सबसे पहला जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल, तो ये जो न्यूट्रोफिल होंगे ये मोस्ट एबेंडेंट हैं डब्ल्यूबीसी के। अब मोस्ट एबेंडेंट का क्या मतलब है कि ये जो है सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, और ये जो है लगभग 60 to 65% डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। ठीक, और इसी में आगे बात करें तो ये जो न्यूट्रोफिल हैं, जो ये ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये जो हैं ये दोनों फैगोसाइटिक सेल है। और फैगोसाइटिक सेल का क्या मतलब होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा, खाया जाएगा, यानी बचाएगा हमें फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन किससे, और भी दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया से। फैगोसाइटिक सेल होते हैं ये। ठीक, और आगे बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में, लेकिन बेसोफिल जो है बहुत कम पाए जाते हैं, आपको लगभग आधा से 1% ही पाए जाते हैं बेसोफिल। ठीक, और बेसोफिल सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड क्या, हेपेरिन। ठीक, और बात करें इओसिनोफिल की, तो इओसिनोफिल जो है इन्फेक्शन होने से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक, लिम्फोसाइट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीबॉडी बनाने वाले ये जो डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट है, ये क्या कहलाएंगे, इम्यून सिस्टम में हेल्प करने के लिए। ठीक, जैसे हाँ लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हेल्प इन इम्यून सिस्टम। ठीक, और कुछ बच गया, न्यूट्रोफिल की बात हो गई, इओसिनोफिल की हो गई, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये है आपके डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। ठीक, अब हम लोग की बात करें जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। आखिर क्लॉटिंग कैसे होता है हम इसकी बात करेंगे आगे। ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक, ये जो बनता है कहाँ बनता है, फॉर्म्ड इन, जैसे बोन मैरो में बन रहा था, देख रहे थे आरबीसी, ये भी बोन मैरो में बनता है, लेकिन स्पेशल सेल से बनता है। उस स्पेशल का नाम है मेगा कैरियोसाइट्स।
और मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? दिस इज द स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक। और इसकी काउंट की बात करें तो इसकी काउंट जो है 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब अगर लेंगे तो उसमें काउंट कितना होगा? 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन, यानी लगभग 15 लाख से 35 लाख काउंट होगा प्लेटलेट्स का, ठीक। तो ये था प्लेटलेट्स। अब हम लोग ब्लड ग्रुप देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, ठीक। इसमें अगर जीन की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए का जीन जो है वो आई ए हो सकता है, या स्मॉल आई हो सकता है, आई बी स्मॉल आई हो सकता है बी का, और ए बी का आई बी और आई ए होगा, और इसका स्मॉल आई होगा। कोई डोमिनेंट जीन इसमें नहीं होंगे, ठीक। इसके एंटीबॉडी की बात करें, एंटीजन, तो एंटीजन जो है कहाँ पाए जाते हैं? इन आरबीसी, लेकिन एंटीबॉडी जो है ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाएंगे, ठीक। तो ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो है ए होगा, बी का बी होगा, ए बी का ए और बी दोनों होगा, और ओ का कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक। तो जब एंटीजन ए है ए का, ठीक, तो इसका मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी इसके लिए फॉरेन क्या हो गया? बी हो गया। तो इसके लिए जब फॉरेन कोई आएगा तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाएगा बी, एंटी बी, ये बनाएगा एंटी ए, ये बनाएगा, ये कुछ नहीं बनाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है, ये नील हो जाएगा। ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और क्योंकि इसमें नील एंटीजन है तो ये दोनों एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी ए और एंटी बी, ठीक। और यहाँ डोनर की बात करें तो देखिए ए वाला जो है सिर्फ ए को दे सकता है, और ए वाला जो है ओ को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ओ में कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। और ये बी को दे सकता है बी वाला, और ये ओ को भी दे सकता है, और ए बी वाला ए बी को तो देगा ही, ठीक। साथ साथ ए को भी दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी है, और बी को भी दे सकता है क्योंकि एंटीजन बी भी है, और ओ को दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, और ओ वाला जो है किसी को नहीं दे सकता है, सिर्फ ओ को दे सकता है, ठीक। और यही ब्लड ग्रुप फिर ऐसे सुने होंगे पॉजिटिव होते हैं, जैसे ए में मान लीजिए ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव सुने होंगे आपने। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें RH फैक्टर बोला जाता है, और RH क्या है? एंटीजन है, और ये एंटीजन जो है RBC में पाए जाते हैं। RH भी एंटीजन है, जैसे एंटीजन ए एंटीजन भी, ठीक, इस तरह के ये एंटीजन थे। तो उसी तरह RH भी एक एंटीजन है। ये सबसे पहले जो है रीसस मंकी में देखा गया था, रीसस मंकी में, ठीक। और जिसमें ये एंटीजन होते हैं उसे पॉजिटिव बोला जाता है, यानी प्रेजेंट। अगर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और निगेटिव का क्या मतलब है? अगर RH एंटीजन अब्सेंट है तो वो क्या? निगेटिव। तो ज़्यादातर 60% जो ह्यूमन है उसमें देखा जाता है कि RH एंटीजन जो है वो क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए 60% ऑफ द पीपल वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और उसी में अगर ए ब्लड ग्रुप से है तो ए पॉजिटिव हो गया, बी ब्लड ग्रुप से है तो बी पॉजिटिव हो गया, ए बी से है तो ए बी पॉजिटिव, ओ से है तो ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इस तरह से होते हैं, ठीक। तो इसमें एक डिजीज़ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये डिजीज़ क्या है? ये डिजीज़ है
कि जब मदर बॉडी फीटस को यूट्रस में पाल रही होती है, बच्चे जब यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फीटस जो है अलग अलग RH फैक्टर का हो और मदर अलग RH फैक्टर का हो। तो ऐसा कंडीशन देखा गया था एक बार कि मदर जो थी वो मदर जो थी वो पॉजिटिव थी और जो फीटस था यानी जो बेबी था यूट्रस में वो निगेटिव था। ठीक, तो अब बताइए जब ये दोनों, और क्योंकि मदर ही सप्लाई कर रही है ब्लड लगातार फीटस को अपने बॉडी के अंदर जो यूट्रस में पल रहा है बच्चा, तो क्योंकि और उस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये RH फैक्टर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बीच में प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा जो है बैरियर होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का, इसीलिए प्लेसेंटा जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। मान के चलिए जब बेबी का बर्थ हो रहा होगा उस समय गलती से अगर प्लेसेंटा टूटे और दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, ब्लड दोनों का मिल जाए, ठीक, तो उस केस में क्या हो सकता है, बेबी या मदर मर सकती है। क्योंकि जैसे ही ये ट्रांसफ्यूजन होगा पॉजिटिव वाला निगेटिव में जाएगा, RH फैक्टर जाएगा जैसे ही बेबी में, तो क्या होगा, इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। जब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा तो RBC जो है क्या होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। RBC डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो उसी डिजीज़ को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। ठीक, तो ये था। ठीक, यानी खून का थक्का बन जाना। आप जब देखेंगे जब उंगली कट जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड हमेशा के लिए नहीं बहते रहते हैं, कुछ देर बहेंगे फिर कुछ देर बाद वहाँ पे थक्का बन जाएंगे, क्लॉट फाइबर का एक्युमुलेशन हो जाएगा जिसके कारण वहाँ से ब्लड रिलीज होना बंद हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो मान लीजिए कहीं पे इंजरी हो गया, इंजरी या इंजरी को बोलते हैं आपको ट्रॉमा, या मान लीजिए ट्रॉमा हो गया। ठीक, तो उस रीजन में, इन दैट रीजन क्या होने लगेंगे, फाइब्रिन एक्युमुलेशन होने लगेगा, फाइब्रिन का इकट्ठा होने लगता है जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब आखिर ये फाइब्रिन कैसे एक्युमुलेट होंगे, इसका भी एक प्रोसेस है। जब इंजरी होगा, पेन इंजरी या जैसी कटा, ठीक, तो वो जो है स्टिमुलेट करेगा, इंजरी जो है स्टिमुलेट करेगा किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को, या रिलीज फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक, और जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर को स्टिमुलेट किया इंजरी, ठीक, या ट्रॉमा स्टिमुलेट किया क्लॉटिंग फैक्टर को या रिलीज फैक्टर को, ठीक, तो ये जो है एक प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देता है, कैस्केड प्रोसेस। ठीक, और इस कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये हेल्प करता है, एंजाइम एक है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है थ्रोम्बिन में। ये कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव है, इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। और थ्रोम्बिन जो है एक्टिव जैसी हो गया, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैसा है, एक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया ये फाइब्रिन जो है एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा बड़ा प्रोसेस नहीं है। जैसी इंजरी हुआ, ठीक, इंजरी जैसी हुआ स्टिमुलेट किया रिलीजिंग फैक्टर को, रिलीजिंग फैक्टर जो है कैस्केड प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जिसके थ्रू थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, और थ्रोम्बोकाइनेज बना तो प्रोथ्रोम्बिन जो था एंजाइम उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव कर दिया, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव कर दिया। जैसे ही एक्टिव कर दिया तो फाइब्रिनोजेन जो प्रेजेंट है ब्लड में उसको एक्टिव कर दिया, यानी फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। वही फाइब्रिन जो है जा कर के वो जमा होने लगता है जहाँ पे कटा है। ठीक, तो इसी तरह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक,
इसके बाद लिम्फ की बात करें, एक ब्लड पढ़ लिए हम, ठीक। ब्लड के बाद लिम्फ भी होते हैं बॉडी फ्लूइड में, ठीक। लिम्फ कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। पहले टॉपिक लिखें लिम्फ, ठीक। लिम्फ का क्या नाम है? टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, या एक और नाम इसका है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक। इसका दो नाम है। उसके बाद ये लिम्फ जो है सेम कंपोजिशन का होता है जैसा प्लाज्मा होता है, सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा, ठीक। उसके बाद ये कलरलेस होता है फ्लूइड, ठीक। और ये हेल्प करता है हार्मोन के कैरी में, हेल्प इन कैरी हार्मोन, ठीक है। और जो डाइजेशन जब पढ़ रहे थे हम, तो वहाँ भी आपको याद हो कि डाइजेशन में वहाँ पे हम बता रहे थे कि जो भिलाई होता है, माइक्रो भिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है ऐसे, इस भिलाई में लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जिसे लैक्टियल्स बोला जाता है, लिम्फ वेसल्स जिसे क्या बोला जाता है? लैक्टियल्स। और ये लैक्टियल्स जो है हेल्प करता है फैट के एब्जॉर्प्शन में, वहाँ हम डिटेल में बात किए थे फैट एब्जॉर्प्शन में, ठीक। फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लैक्टियल्स। और तो यही है लिम्फ, ठीक। एक छूट रहा है आपको, क्या छूट रहा था कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, इन ब्लड क्लॉटिंग, उसमें कैल्शियम आयन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम आयन इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ये है आपका लिम्फ। उसके बाद हम लोग, ये ख़त्म हो गया ब्लड एंड लिम्फ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।